नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सूरज निकलने से पहले इस आग और रुक रुक कर हो रहे इसमें धमाकों से अजमेर का केसरगंज इलाका दहल उठा। जिस दुकान में ये आग लगी थी वो पटाखों की दुकान थी, लिहाजा जब इसमें आग भड़की तो चंद मिनटों में इसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। पटाखों की दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने से पहले ही इसने आसपास की कई दुकानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आग की खबर मिलते ही पास के क्लॉक टावर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। एक तरफ फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश में लगी थी तो वहीं पुलिस ने इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी ताकि इस आग की चपेट में कोई गाड़ी न आ जाए। करीब 1 घंटे तक फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा टीम आग बुझाने में लगी रही और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि इस आग की वजह से कोई जख्मी तो नहीं हुआ लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हो गया है। अलवर के बानसूर में एक ही परिवार के दो पक्षों में हुआ जमीन विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। जमीन विवाद में दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये तस्वीर में साफ देख सकते हैं। दोनों पक्षों ने इस हमले में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया। इसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल कुल्हाड़ी से उसके पैर को काटने की कोशिश की गई जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। एक व्यक्ति दाताराम सनोप रामगढ़ जाट निवासी नयनगर हॉस्पिटल में घायल अवस्था में भर्ती हुआ है, जिसका इलाज हेतु मेडिकल हेतु तैयारी दी गई है। अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसको गंभीर हालत में कोटपुतली रेफर कर दिया गया है। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 9 लोग घायल हो गए हैं। घटना बानसूर के नयाबाज गांव की है, जहां ढाड़ी मांडली में दो भाइयों में जमीन विवाद में झगड़ा हो गया और ये विवाद देखते ही देखते उग्र रूप में बदल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा के बयान पर बवाल जारी है और उनके खिलाफ प्रदर्शन से लेकर उनका पुतला फूंकने का सिलसिला भी। दौसा में प्रदर्शन कर रहे और जसकौर मीणा का पुतला फूंकने वाले ये लोग सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक हैं। टिटोली टोल प्लाजा पर हो रहे इस पुतला दहन से पहले गुरुवार शाम को सोमनाथ सर्किल पर भी इसी तरह जसकौर मीणा का पुतला फूंका गया था। गुस्से में आए ये लोग मीणा समाज को लेकर जसकौर मीणा की आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज हैं। बता दें कि सवाई माधोपुर में जसकौर मीणा ने एक मीणा नेता को लंगूर कहा था और मीणा समाज के लोगों से अपील की थी कि वो अपने लड़कों को गैंगमैन बनाकर चेन्नई ना भेजें। मीणा समाज के नहीं बल्कि सभी समाजों के पूरे राजस्थान के गद्दार नेता के खिलाफ इस तरह की अभद्र भाषा जो जसकौर मीणा जी ने बोली है कल, उसका पूरा मीणा समाज का युवा और मीणा समाज के सभी बुजुर्ग उसका कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं और साथ ही जसकौर मीणा जी को चेतावनी देते हैं कि ऐसी असभ्य भाषा अगर प्रयोग में लेती रही तो दौसा लोकसभा में नहीं, शायद मीणा समाज पूरे राजस्थान में इसका घुटना बंद कर देंगे और इसका समाज में बहुत तगड़ा विरोध है। दशहरा और दिवाली के मद्देनजर सीएम अशोक गहलोत ने सीएम हाउस में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्कूल नहीं खुल रहे, अंतिम संस्कार और शादी विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित है, तो ऐसे में दशहरा और दिवाली पर लोगों को भीड़ लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि दशहरा और दिवाली पर लोगों को आतिशबाजी से बचना चाहिए। रावण दहन और दशहरा मेले का आयोजन वर्चुअल होना चाहिए जिससे लोगों को पंडाल में जाने की जरूरत ना पड़े। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि रिकवर्ड मरीज नियमित रूप से डॉक्टरों से परामर्श लें, साथ ही जरूरत पड़ने पर आवश्यक जांच कराएं। सफाई कर्मी भी लोगों को मास्क के लिए जागरूक करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरत है सावधान रहने और सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की।
सीएम गहलोत भी यही कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस बीमारी को हराया जा सके। हाथों में तख्तियां लिए कोटा के वार्ड नंबर 11 के ये लोग नगर निगम की लापरवाही और बेरुखी से इस कदर नाराज हैं कि इन्होंने नगर निगम चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। वोट न देने का फैसला करने वालों में सुमन नगर, खारी बावड़ी, देवनगर, राम सरोवर कॉलोनी, पार्वतीपुरम, विकास नगर, शगुन विलास समेत कई कॉलोनियों के लोग शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि नगर पार के उस पार तो विकास काम खूब हो रहा है, लेकिन इनकी तरफ गंदगी और मूलभूत समस्याओं की भरमार है और इस समस्या के समाधान की कोई कोशिश नहीं की जाती। लिहाजा उन लोगों ने निगम चुनाव में वोट न करने का फैसला किया है। कम से कम आप देखिए खारी बावड़ी से ये पूरा एरिया जो है, कम से कम यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज और सोसाइटी है और हर सोसाइटी रजिस्टर्ड है और उनके एक अपने अध्यक्ष हैं। पिछले 18 दिन, आज 18 दिन हो गए, नहर के उस तरफ सारी सफाई व्यवस्था इस तरफ क्यों है? नहीं है तो सर क्यों नहीं है? तो जब सफाई व्यवस्था नहीं है तो फिर सर हम किसको वोट दें? हम बाइकाट कर रहे हैं और कम से कम 3000 वोटर्स हैं। दौसा में हाल में हुए पंचायत चुनाव में फर्जी तरीके से सरपंच बनने की खबर सामने आई है। आरोप है कि नियम के मुताबिक 2 से ज्यादा संतान वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन नांगल राजावतान की महिला सरपंच की 3 संतान है और वो गलत तरीके से सरपंच बन गई। अब प्रशासन की ओर से रिट के लिए आवश्यक कागजात नहीं मिल रहे। सरपंच पद के चुनाव हुए, उन चुनाव में मेरे छोटे भाई की पत्नी उगंदी देवी चुनाव लड़ी थी, वो हम चुनाव हार गए। हमारे सामला कैंडिडेट ओम प्रकाश मीणा चुनाव जीत गए। उनके 3 संतान हैं, तो हमको 3 संतान के जो कागज लिए थे, सूचना के तहत हमने कागज लगाए, डीओ साहब ने हमको आदेश करे। हालांकि जिला प्रशासन के मुताबिक मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चुनावी नकलों का जो भी है मैटर, उसको हमने संज्ञान में ले लिया है। उसमें एक अधिकृत ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर हमने नियुक्त कर दिया है। इसमें कार्य हो रहा है, रेगुलर गति से कर रहे हैं। इसमें और भी इस काम में कार्य में तेजी और गति लाई गई। सवाल है कि क्या वाकई सरपंच के चुनाव में कोई फर्जीवाड़ा हुआ, और अगर ऐसा सही है तो फिर इसे रोकना या इसके खिलाफ कार्रवाई करना क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? चीन से चल रही तनातनी के बीच स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का राजस्थान के पोखरण रेंज में आखिरी सफल परीक्षण पूरा किया गया। इसके बाद मिसाइल का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो सकेगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के सेना में शामिल होने का रास्ता भी खुल जाएगा। ये 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसे मजबूत टैंकों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाइल में आसमान से हमला करने की क्षमता है और मजबूत से मजबूत टैंक को भी तबाह कर सकती है। इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर करीब 4 किलोमीटर तक है। आपको बता दें कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इस मिसाइल का उत्पादन करेगी। अब आपको दिखाते हैं जंगल की जबरदस्त फाइट की ऐसी तस्वीर जो आपने शायद ही देखी होगी। जंगल में 2 का दम है। ये जंग है एक बाघिन और एक अजगर की। दोनों में से कोई भी खुद को कमजोर मानने वाला नहीं है। बाघिन अपने सामने आने वाले को नहीं बख्शती, तो अजगर के सामने जो गया वो सीधे उसके पेट में समाता है। लेकिन रणथंभौर नेशनल पार्क की इस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। टक्कर बराबरी की रही, जहां बाघिन रिद्धि अपने नोकीले पंजे से अजगर पर भारी पड़ने की कोशिश करती रही, तो अजगर भी अपने को बचाने की कवायद करता नजर आया। हालांकि रिद्धि के पार पार वार से अजगर घायल हो गया और अंत में उसने भागना ही मुनासिब समझा और दंगल से बचकर निकल गया। वहीं बाघिन रिद्धि भी काफी कोशिश के बाद भी अजगर को मारने में नाकामयाब रही। यानी जंगल की ये फाइट लगभग टाई ही मान सकते हैं। सुबह सुबह अब महीने भर पहले की तरह गर्मी भले ही न पड़ रही हो, लेकिन पूरे प्रदेश में सवेरे सवेरे सब्जी खरीद रहे लोगों का पसीना जरूर छूट रहा है। प्याज 80 से 100 रुपए प्रति किलो और आलू की कीमतों में 50 रुपए प्रति किलो वाली आग लगी हुई है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ प्याज 80 रुपए किलो, आलू 50 रुपए किलो और टमाटर 50 रुपए किलो मिल रहा है। राजधानी जयपुर के अंदर मौसम में भले ही ठंडक आ रही हो, लेकिन बाजार की सब्जी का मिजाज लगातार गर्माता जा रहा है। बात चाहे प्याज की करें, आलू की करें, टमाटर की करें या फिर ताज़ा सब्जियों की बात करें,
आम आदमी के घर का बजट, उसकी रसोई का खर्च गड़बड़ा रहा है। अभी प्याज क्या भाव लिया? प्याज 80 रुपए किलो सर। 80 रुपए किलो। और आपने क्या क्या आज खरीदा है सब्जी में? सारी लिए सब्जी, कुल मिला के सारी सब्जी लिए घर के हिसाब की। टिंडा, भिंडी, टमाटर। क्या फर्क है भाव? बहुत फर्क है, 1.5 भाव से ऊपर ही है सब। टमाटर का 30 जी, क्या भाव है? 50 रुपए किलो मिल रहा है, 40 रुपए किलो मिल रहा है टमाटर। भिंडी, सब चीज महंगी हो रही है भैया, बहुत ज्यादा। रसोई का बजट ही बिगड़ता जा रहा है। जहाँ टिंडा 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, वहाँ 80 रुपए किलो मिला है। तो चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं देश की कई और अहम खबरों की। मुंबई में एक शॉपिंग मॉल में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग भड़की, जिससे मॉल के अंदर भगदड़ मच गई। हादसे के वक्त कई लोग मॉल में मौजूद थे, जो इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। आग की वजह से धुआं तेजी से फैल चुका था और जल्दी ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गईं। आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। ये आग इतनी भीषण थी कि इसे लेवल 4 की आग घोषित किया गया और इसे बुझाने में एक फायर फाइटर घायल भी हो गया। मॉल में लगी आग को देखकर आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। खबर है कि मोबाइल फोन की एक दुकान में आग लगी थी, जिसकी चपेट में कुछ और दुकानें भी आ गईं। हालांकि आग लगते ही मॉल के अंदर मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बिहार की सीवान सदर सीट पर इस बार दो समधियों के बीच दिलचस्प मुकाबले की वोटरों में खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी ने इस सीट से 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने उनके समधी ओम प्रकाश यादव को मैदान में उतारा, जिसकी वजह से सीवान सदर सीट की चुनावी लड़ाई ने सबका ध्यान खींचा। बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव छोटी छोटी जनसभाएं करके लोगों से वोट मांगते दिखे। वो सीवान से 2 बार सांसद रह चुके हैं। 2009 में तो उन्होंने वहां से बाहुबली नेता शाहबुद्दीन की पत्नी को मात दी थी। यही वजह रही कि बीजेपी ने इस बार उन्हें सीवान सदर से विधायक बनने का मौका दिया, लेकिन उनके समधी अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी से उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उनकी चुनौती बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदार पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। देखा है कि जनसभाओं में आप कहीं कहीं आपको सफाई भी देनी पड़ रही है कि हमारे समधी जी हैं, लेकिन हमारे समधी जी हैं लेकिन गलत पार्टी में चले गए हैं। कुछ ऐसे ही तेवर आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के भी दिखे। वो जानते हैं कि इस बार उनके और उनके समधी के बीच कांटे की टक्कर है, इसीलिए वो दिन और रात की परवाह किए बिना प्रचार में जुटे दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से रिश्तेदारी होने से जुड़े सवाल का उन्होंने बड़ा ही रूखा जवाब दिया। चुनाव में एक दूसरे के आप आमने सामने हैं और जबकि रिलेशनशिप और रिश्तेदारी आड़े नहीं आ रही है इसमें। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ओम प्रकाश यादव की बेटी की शादी अवध बिहारी चौधरी के भतीजे से हुई। ऐसे में दोनों रिश्ते में समधी हैं। चुनाव के शोर के बीच बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग खनन रोकने वाले कानून पर नीतीश सरकार को घेरने में लगे। खनन के जरिए कुछ साल पहले तक करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन पहाड़ों को बचाने के लिए खनन पर रोक लगा दी गई। करवंदिया पहाड़ पर अवैध खनन रोकने के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान दिन रात तैनात रहते हैं। चुनाव ड्यूटी के अलावा पहाड़ की ड्यूटी भी जवान करते हैं। ये जो जवान आपको दिख रहे हैं, ये इस वक्त पहाड़ ड्यूटी में लगे हैं। इनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगी है। एक तरफ चुनाव ड्यूटी में तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी सिर्फ पहाड़ की सुरक्षा में है। आसपास के कई गांवों के लोगों को पत्थर उद्योग से रोजगार मिलता था, जो बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे लोग अपना गुस्सा पहाड़ों की ड्यूटी पर लगे जवानों पर निकालते हैं। वो लोग सोचता कि इसी लोग ने बंद किया है, इसी पानी उन्हें नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा भी समय मिलता है तो स्थानीय लोग यहाँ आकर के तोड़ने फोड़ने लगते हैं। चुनाव के वक्त लोगों की मांग है कि या तो खनन शुरू किया जाए या इलाके में फैक्ट्रियां लगाई जाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। खनन हम लोग को चालू कर दिया जाए, हम लोग खुश रहेंगे। हम लोग कोई रोजगार है ये नहीं है। हम लोग यहाँ का आदमी हो के हम लोग बेरोजगार से दूसरी जगह कमाने जा रहे, जो हम लोग खुद घर में कमाने का साधन। आसपास के लोगों का मानना है कि खनन पर रोक लगने के बाद अवैध खनन बढ़ा है और लोगों से रोजगार छिना है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक ट्रक ने 2 लड़कों को टक्कर मार दी। हादसे से ठीक पहले वो ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और उसी बीच दोनों लड़कों ने सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो ट्रक के आगे पहुंचे तो ट्रक चल पड़ा और दोनों लड़के उससे टकरा गए। ट्रक से टक्कर लगते ही एक लड़का तुरंत भागकर किनारे चला गया, लेकिन दूसरा लड़का अपनी साइकिल समेत ट्रक के नीचे चला गया। टक्कर लगते ही ट्रक के ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाई और उसका क्लीनर ट्रक से नीचे उतर गया, लेकिन तभी जो लड़का ट्रक के नीचे गिरा था वो तेजी से सरकते हुए वहां से बाहर आ गया। ट्रक से टकराने के बाद वो उसके टायर की चपेट में नहीं आया और खाली जगह पर फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई।
कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी एक बार में सिर्फ 45 लोगों को ही पंडाल में जाने की इजाजत दी है, जिससे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। यही वजह रही कि शहर के अलग अलग इलाकों में बने दुर्गा पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए। सैनिटाइजेशन गेट से होते हुए सबसे पहले पंडालों में घुसने के साथ ही ये बिना हाथ लगाए हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इन सब के अलावा पंडाल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हरे रंग की मैट भी रखी दिखाई दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। दिन के वक्त पंडाल में लोगों की भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन आयोजकों ने बताया कि शाम होते ही वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं। होता है, भीड़ होता है शाम के समय, शाम के सारा रात आदमी आता है। पंडाल के गेट पर एक मशीन भी लगी नजर आई, जिसके सामने खड़े होकर लोग अपने शरीर के तापमान की जांच करते दिखे। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में स्कूटर पर चलता फिरता ढाबा चलाने वाले बलबीर सिंह खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो गुरुग्राम के एक होटल में गाड़ी चलाते थे, लेकिन कोरोना संकट के दौरान उनकी नौकरी चली गई। लेकिन वो हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। कुछ दिनों तक तो वो घर पर बैठे रहे, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो बलबीर ने अपने स्कूटर पर ही एक चलता फिरता ढाबा खोल दिया। विकासपुरी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर आप स्कूटर पर एक ढाबे को देखेंगे, यानी कि स्कूटर पर ही पूरे का पूरा ढाबा तैयार कर दिया है। बलबीर ने इस चलते फिरते ढाबे की शुरुआत 20 लोगों के लिए खाना बनाने से की थी। थोड़े ही दिनों में ग्राहक बढ़ने लगे और अब आलम यह है कि उनका पूरा खाना थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। खाने की कीमत भी बलबीर ने 20 रुपए से 50 रुपए तक रखी है, ताकि कम पैसे वाले भी पेट भर सकें। खुद ही बनाता हूँ, खुद ही बेचता हूँ, और ना किसी को किराया देना ना कुछ है, और 2-3 घंटे के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पर भी स्कूटर पर इस चलते फिरते ढाबे की चर्चा है। इसी वजह से सड़क किनारे लगने वाले इस ढाबे पर दूसरे इलाकों से भी लोग खाना खाने पहुँचते हैं। खाना पे टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा सुन के मैंने आया है यहाँ पे। वो तो जब भी इधर से गुजरता मैं इनका खाना खा के जाता हूँ। आपदा की इस घड़ी में बलबीर ने न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने एक बेरोजगार दोस्त को भी इस छोटे से ढाबे पर काम दे दिया। तो बढ़ते आगे 20 मिनट में 20 खबरों में बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गई। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई। वहां शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति अल्फा कांडे को फिर बहुमत मिलने का ऐलान किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे नकार दिया, जिसके बाद राजधानी कोनाक्री में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर आगजनी की और जगह जगह सड़कें बंद कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश शुरू की। हालांकि हंगामा कर रहे लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि बाद में वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिन्होंने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इससे पहले वहां के विपक्षी उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से चुनावी नतीजों को न मानने की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका के मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में इस साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। अचानक हुई बर्फबारी के साथ तेज हवाओं ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि मौसम की पहली बर्फबारी ही इतनी तेज हुई कि वहां का पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया, जिस वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई। बर्फबारी की वजह से विस्कॉन्सिन के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर दिन में दिखना तक मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच लोग अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर किसी तरह अपनी मंजिल की ओर जाते नजर आए। वहाँ इतनी बर्फबारी हुई कि रास्तों पर और उनके किनारे कई इंच बर्फ जम गई। ऐसी तस्वीर मिनेसोटा में भी नजर आई। वहाँ पर भी इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी।
कुछ गाड़ियां तो हाईवे पर हादसे का शिकार भी हो गई। मौसम के इस मिजाज से लोग हैरान नजर आए। Never seen nothing like this. 4 or 5 cars just all at once go piling up. I ain't never seen stuff like this. अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में हालात अभी के मुकाबले और बिगड़ने की आशंका जताई गई। जापान की राजधानी टोक्यो में एक अम्यूजमेंट पार्क ने कोरोना काल में लोगों को लुभाने और कमाई करने के लिए बिल्कुल हट के तरीका अपनाया। वैसे तो लोग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन मंदी के इस दौर में अम्यूजमेंट पार्क ने घरों से काम करने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, यानी लोग वहां बैठकर दफ्तर का काम कर सकते हैं। ऐसे में अम्यूजमेंट पार्क वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों का नया ठिकाना बन गया और जहां झूलों पर मस्ती होती थी वहां लोग लैपटॉप खोले दिखे। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी तो फेरिस व्हील पर बैठकर काम करता नजर आया। झूले पर मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर वो दूसरे कर्मचारियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करता दिखा। वहीं कुछ लोगों ने दफ्तर का काम निपटाने के लिए स्विमिंग पूल का किनारा पकड़ लिया। वो लेटे लेटे आराम से काम करते दिखे। इससे हुआ ये कि खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क को ग्राहक नसीब हो गए और घर से काम करने वालों का मूड भी ताजा हो गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।